हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे थे डीएसएसबी सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने सॉल्व कर लिए थे 110 क्वेश्चन तक के जो क्वेश्चन हैं वहाँ तक। और आज हम इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको जा करके देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हम एक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी की तुलना सामाजिक अंतःक्रियाओं से कैसे कर सकते हैं? तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कोई जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जो मानने वाला है, अगर हम उसको कंपेयर करें जो कि सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं उनमें से, तो हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या चीज़ है जो सिमिलर होती है दोनों में? ठीक है, ऑप्शन देखिए, व्यवहार के साथ, अधिकारों के साथ, नाटक भूमिकाओं के साथ, या फिर मानव भागों के साथ। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और सामाजिक अंतःक्रियावादी, ये दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, जो कि होती है जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, की जो व्यवहार है उसका अध्ययन दोनों में साथ साथ किया जाता है। तो व्यवहार के साथ हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में ये चीज़ सिमिलर होती है। पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विशेषता है। सोशियोलॉजी की विशेषता पूछ रहा है कि ये कैसा विज्ञान है। समाजशास्त्र एक आनुभाविक विज्ञान है, मूल्य तटस्थ है, सापेक्ष है, या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा होगा? समाजशास्त्र में क्या चीज़ होती है? ये तीनों होंगे या फिर इनमें से कोई एक होगा जो कि समाजशास्त्र में पाया जाता है? तो देखो, सापेक्ष विज्ञान नहीं होता है, समाजशास्त्र निरपेक्ष विज्ञान है। मूल्य तटस्थता ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जब आप अध्ययन करने जाओगे तो कुछ हद तक आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगी स्टडी में। तो बिल्कुल तटस्थता संभव नहीं है, ये वेबर ने कहा था, तो ये भी नहीं होगा। क्या है? समाजशास्त्र एक आनुभाविक विज्ञान है, मतलब हम जो अनुभव करते हैं वो चीज़ इसमें उसी चीज़ को हम सत्य मानते हैं। ठीक है, तो आनुभाविक इसमें राइट हो जाएगा, इम्पीरिकल। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण मनुष्य को दूसरों के साथ संबंध में लाता है, जबकि इनमें से क्या है जो कि मनुष्य को स्वायत्त या आत्मनिर्णायक बनाता है? मतलब समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति का रिलेशन समूह के जो अदर पीपल्स हैं, जो अदर लोग हैं, उनके साथ में जुड़ता है, जबकि इसमें से कोई एक चीज़ है जो कि व्यक्ति को खुद पे उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। तो कौन सी चीज़ है जो कि उसको स्वायत्त बनाती है? राजनीतिक मतभेद है वो, या फिर नए विचारों को पेश करने की इच्छा है, या फिर एकीकरण है, या फिर निजीकरण है? तो देखो, स्वायत्तता की बात आ रही है कि व्यक्ति खुद से स्वायत्त हो। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? राजनीतिक मतभेद होंगे तो स्वायत्तता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मतभेद होंगे तो अनेकता वाली चीज़ें आएंगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें आएंगी, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले ही नहीं होगा। नए विचारों को अगर पेश करने की इच्छा है तो यहाँ पर काफ़ी हद तक इंडिकेट कर रहा है परिवर्तन की तरफ, न्यू चीज़ें आने ना, न्यू थिंग। तो क्या है? ये परिवर्तन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, स्वायत्तता की बात यहाँ नहीं आ रही है। एकीकरण, अगर एकीकृत समाज में कर रहे हो तो वो एक तरीके से सामाजिक एकता की बात आ गई, वहाँ भी स्वायत्तता की बात नहीं आई। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको खुद में सक्षम बनाए? तो वो है निजीकरण। ठीक है, डी वाला इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा समाज के लिए महत्वपूर्ण कारक क्यों है? वाई लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? भाषा समाज के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन देखिए, ये पुरुषों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, ये सामाजिक संपर्कों को बहुत कठिन बना देता है, ये सामाजिक संपर्कों को आसान बना देता है, ये पुरुषों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करता है। देखो, पहला वाला और डी वाला ये तो आपको पता चल गया, ये वाले नहीं होंगे। अब बचता है बीच के दो ऑप्शन, एक तो सेकेंड, एक थर्ड। तो क्या भाषा अगर आपको अच्छे से आ जाए तो आप किसी से बातचीत करने में कठिनाई महसूस करोगे या सहजता? अभी हम और आप बात करें तो भाषा के माध्यम से ही बात करेंगे ना। तो भाषा जो है बातचीत को सरल बनाती है, संपर्कों को सरल बनाती है, उसी के माध्यम से फिर बाद में रिलेशनशिप बन पाती है। तो क्या है कि जो लैंग्वेज है ये सामाजिक संपर्कों को
आसान बनाता है, तो ये वाला जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो सामाजिक संपर्कों को भाषा आसान बनाती है, तो इसीलिए भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परेटो के अनुसार अवशिष्ट चालक एवं भ्रांत तर्क दोनों भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ये क्या है? यानी कि जो ये दोनों तरीके की फीलिंग्स होती हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? एक तो अवशिष्ट चालक और दूसरा भ्रांत तर्क, ये दोनों फीलिंग्स को परेटो ने किस नाम से दिया है? मतलब क्या चीज़ उन्होंने कही कि इसको हम क्या कह सकते हैं? इच्छा शक्ति, पुनरावृत्तियाँ, या फिर प्रवृत्ति, या फिर अवशेष। ठीक है, तो अवशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क, तो इसको क्या कहा है? इच्छा शक्ति, पुनरावृत्ति, प्रवृत्ति, या फिर अवशेष? तो परेटो ने इसको कहा था ये एक तरीके की प्रवृत्ति है। अवशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क एक तरीके की प्रवृत्ति है, ये जो फीलिंग है ये इनको प्रवृत्ति कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय समाजशास्त्री नहीं है? क्या नहीं है? शास्त्रीय समाजशास्त्री। ठीक है, ऑप्शन देखिए, दुर्खीम और बेबर, मार्क्स और दुर्खीम, मर्टन और मैनहिम, काम्टे और दुर्खीम। तो किसको हम शास्त्रीय समाजशास्त्री नहीं कहेंगे? तो शास्त्रीय समाजशास्त्री में अगर आपको पता होगा तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? मर्टन और मैनहिम, इनको हम नहीं रख सकते क्योंकि दुर्खीम तो हैं, मार्क्स हैं, काम्टे भी हैं, तो मर्टन को नहीं रख सकते हैं और हम मैनहिम को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय समाजशास्त्री में ये नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि सत्ता सबसे पुराने सदस्य के हाथ में है तो हम सामाजिक संरचना को क्या कहते हैं? अगर जो समाज की सत्ता है वो इस तरीके से बटी हुई है या इस तरीके से दी जाए लोगों को कि जो सबसे पुराना व्यक्ति है, यानी जो सबसे ओल्ड पर्सन है, उसके हाथ में सत्ता दी जाए, तो ये जो व्यवस्था होगी इसको क्या कहेंगे? ये चीज़ पूछ रहा है। तो क्या कहेंगे इसको? राज्य प्रणाली कहेंगे, या फिर देश प्रमुख कहेंगे, या राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे, या फिर हम वृद्ध तंत्र कहेंगे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब सत्ता सबसे पुराने व्यक्ति यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में सौंपी जाती है और इसी प्रकार से ये जो सत्ता का स्थानांतरण है ये चलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वृद्ध तंत्र। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन है, जिन्सबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सामाजिक समूहों और संस्थानों सहित जनसंख्या सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो जिन्सबर्ग ने किसमें बताया था कि सामाजिक समूहों और संस्थानों का अध्ययन किया जाएगा? वो कौन सा टर्म है जो कि उन्होंने यूज़ किया था? सामाजिक आकारिकी, सामाजिक गतिविधियाँ, सामाजिक भाषा, या फिर सामाजिक रचना? तो जिन्सबर्ग ने एक जो अपना डेफिनेशन इनकी है उसमें इन्होंने बताया था सामाजिक आकारिकी। सामाजिक आकारिकी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? सामाजिक समूहों और संस्थानों सहित जो जनसंख्या और उसकी संरचना है उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सामाजिक आकारिकी में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर औद्योगिक साहित्य और इनमें से क्या है जो कि नए सामाजिक आंदोलनों के दृष्टिकोण पर आधारित है? उत्तर औद्योगिक साहित्य और क्या जो कि नए सामाजिक आंदोलनों के दृष्टिकोण पर आधारित है? फिर से ऑप्शन देखिए, नए विचारों को पेश करने की इच्छा, राजनीतिक मतभेद, उत्तर आधुनिकता, या फिर निजीकरण? तो जो उत्तर औद्योगिक साहित्य है और उत्तर आधुनिकता है, ये जो है ये सामाजिक आंदोलन के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। तो उत्तर आधुनिक वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा कहाँ पेश किया गया था? मैग्ना कार्टा ये कहाँ पर पेश गया था, किस कंट्री में? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, या फिर जर्मनी? तो मैग्ना कार्टा कहाँ पर पेश किया गया था? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और या फिर जर्मनी? तो ये कहाँ पर पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WF आकबर ने सांस्कृतिक अंतराल शब्द अपनी किस पुस्तक में गढ़ा? मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर सकूँ, बट जो बहुत इजी है उनमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है बहुत इजी है, WF आकबर की पुस्तक आपको बतानी है जिसमें उन्होंने कल्चरल लैग वर्ड दिया था। ऑप्शन देख लीजिए, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट,
सोशल चेंज, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज़, या फिर टेक्नोलॉजी एंड द चेंजिंग फैमिली। तो इसमें से कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को अगर याद हो तो। जो आगबर्न है, इनकी पुस्तक का नाम था सोशल चेंज। 1922 में आई थी इनकी पुस्तक। पूरी पुस्तक का नाम है सोशल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। 1922 में ये बुक आई थी, जिसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना, या इसको सांस्कृतिक अंतराल भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल लैग, ये वर्ड दिया था। इसमें क्या होता है कि जो सभ्यता है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, जो कल्चर है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। यानी भौतिक अभौतिक पक्ष की बात इन्होंने करी थी। सभ्यता संस्कृति तो मैकावर ने बोला है, लेकिन इन्होंने कहा था कि संस्कृति का भौतिक पक्ष फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग हो जाता है, आगे निकल जाता है, और अभौतिक पक्ष जो है पिछड़ जाता है। तो एक तरीके से पिछड़न। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये कारण की स्वायत्तता चाहता है, ये दावा करता है कि राज्य, कानून, शिक्षा आदि धर्म के प्रभुत्व से मुक्त हो, यह धर्म विरोधी है, या फिर यह मानव स्वायत्तता की भूमिका पर बल देता है। तो धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये कारण की स्वायत्तता चाहता है। कारण यानी कि रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है बिहाइंड द लॉजिक ऑफ, जो हमारे जो भी धर्म से संबंधित जो लॉजिक होते हैं उनके पीछे के जो रीज़न है वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये तो सही है। ये दावा करता है कि राज्य, कानून, शिक्षा आदि धर्म के प्रभुत्व से मुक्त हों। बिल्कुल सही बात है। ये जो धर्मनिरपेक्षता है ये चाहती है कि राज्य बिल्कुल धर्म से अपना किनारा कर ले, वो सभी को समान माने, किसी एक विशेष धर्म को संरक्षण ना दे। उसके साथ साथ शिक्षा और कानून, ये सब भी, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सब भी धर्म के प्रभाव में ना रहें। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मानव स्वायत्तता की भूमिका पर बल देता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में कौन सा गलत हुआ कि ये धर्म विरोधी है। धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है कि किसी एक विशेष धर्म को अब बहुत ज़्यादा बल ना दो, और जो राज्य है वो किसी एक विशेष धर्म को संरक्षण ना दे, या फिर किसी भी धर्म को संरक्षण ना दे, सभी से दूर रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति निशक्तता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। जाति निशक्तता निवारण अधिनियम ये किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन देखिए, 1871, 1850, 1876, 1869। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताइए। जाति निशक्तता निवारण अधिनियम कौन सा इसमें से सही होगा। बी ऑप्शन 1850। जाति निशक्तता निवारण अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1850 में। ये इजी क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण मतलब, विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ कि सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में ना हो, बल्कि छिटका दी जाएं इधर उधर। छिटका देना का मतलब हुआ कि कई स्तरों पर बांट दी जाएं, ठीक है। तो राजनीतिक शक्ति एक ही जगह पे ना केंद्रित हो, उसको कई स्तरों पर डिवाइड कर दिया जाए। तो इसमें से कौन सी विशेषता उसकी नहीं है। ऑप्शन देखिए, स्थानीय स्तर लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर होता है, वो ग्राम हो गया, वो जिला हो गया, वो ब्लॉक पे हो गया, राज्य हो गया, ये सब क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। सही बात है। लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनाव होता है, फिर उनका निर्वाचन होता है। फिर क्या है, इसमें विषय विशिष्ट कार्यों को स्थानीय स्तरों पर स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा नहीं होता है, विषय विशिष्ट जो कार्य हैं उनको स्थानांतरित नहीं किया जाता, बल्कि वो ऐसे मिल बांट के चीज़ें करी जाती हैं कि जैसे ग्राम स्तर पे कोई समस्या है, फिर उसको आप हाई लेवल पे ले जाओ, इस तरीके से। तो अपने अपने स्तर के कार्य किए जाते हैं, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी जो थर्ड वाला है, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ये भी सही है। और निर्णय लेने की प्रक्रिया में आकर्षित होते हैं, ये वाले भी सही है, क्योंकि जब उनको वोटिंग का अधिकार दिया जाता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी धीरे धीरे आती है। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है, ये वाला इसमें से नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आकृति विज्ञान समाजशास्त्र की एक शाखा है, निम्न में से किस विचार का विश्लेषण इसमें नहीं किया गया है? सामाजिक आकृति विज्ञान इसमें से किसका विश्लेषण इसमें नहीं किया गया है? सामाजिक कार्य, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विभाजन या फिर सामाजिक गतिविधि। तो सामाजिक आकृति विज्ञान में क्या चीज़ नहीं आती है? सामाजिक कार्य, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विभाजन, सामाजिक गतिविधि। क्या नहीं आएगा? तो देखो सामाजिक कार्य यानी सामाजिक प्रकारों की तो इसका तो स्टडी किया जाएगा, सामाजिक परिवर्तन का स्टडी किया जाएगा, सामाजिक गतिविधि की भी स्टडी की जाएगी, लेकिन सामाजिक विभाजन इसको हम सामाजिक जो आकार विज्ञान है उसमें हम नहीं स्टडी करते हैं। तो ये जो है ये वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक समूह की अवधारणा को आगे बढ़ाने का प्रयास किसने किया? प्राथमिक समूह ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, तो किसने दिया था? G.H. दुबे, C.H. कूले, M.N. सिंह या फिर C.W. राइट। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दिया था आपके C.H. कूले ने। कहा था कि जिनमें बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध पाए जाते, बिल्कुल क्लोज रिलेशन, जैसे हमारा परिवार हो गया, हमारी मित्र मंडली हो गई, तो ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा क्लोज है हमारे, बहुत ही घनिष्ठ है हमारे, तो वो हमारे लिए प्राथमिक समूह में आ जाएंगे। तो ये दिया था C.H. कूले ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जेमिनसॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट दो सामाजिक संगठनों को बताया? जेमिनसॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट ये दो प्रकार समाज में दो सामाजिक संगठनों के किसने बताए थे? के सिंह, कार्ल मैनहीम, फूको या फिर टॉनीज। जेमिनसॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बताया था टॉनीज ने। एक में इन्होंने बताया था कि समिति की विशेषताएं हैं और एक में क्या बताया था? समुदाय की विशेषताएं हैं। जेमिनसॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट किसने दिया? टॉनीज ने। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये बुक पूछ ली गई है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है वेन, मेंशल, अमर्त्य सेन या फिर ड्यूडली सीर्स। कौन है इस बुक के लेखक? डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इसमें इन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास का अर्थ अब जो है बदल गया है। तो किसने लिखा है ये? ये पुस्तक है आपके अमर्त्य सेन की। इन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास का अर्थ अब बदल गया है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है? इसमें से कौन सा है जिसको अगर हमको लागू करना है या उसको मनवाना है या कुछ भी है तो उससे संबंधित हमें राज्य की परमिशन चाहिए होगी? तो क्या है? लोकरीति, लोकाचार, प्रतिमान या फिर कानून। तो किस चीज़ को लागू करने के लिए हमको राज्य की परमिशन चाहिए होगी? देखो, लोकरीति ये तो समाज में स्वतः अपने आप ही आ जाती है। लोकाचार है, इसके लिए समाज दंडित करता है, तो इसमें भी राज्य की परमिशन नहीं चाहिए होगी। प्रतिमान है, इसके लिए भी समाज ही उसको डिसाइड करता है। तो ये तीनों तो सामाजिक हो गए। कानूनी आधार किसका है? लॉ। विधि या कानून या लॉ, इसको कुछ भी कह लो, तो इसके लिए हमको राज्य के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डी राइट होगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी विच ऑफ द इंटेलेक्चुअल फोर्सेज वाज ऑपरेटिव? क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? 19th सेंचुरी के टाइम पर जो कौन सी इंटेलेक्चुअल फोर्सेज हैं, कौन सी इंटेलेक्चुअल शक्तियां हैं जो कि उस टाइम पे सक्रिय थी या उस टाइम पे थी? वैल्यू रेशनल, इवोल्यूशनरी या फिर ह्यूमैनिटेरियनिज्म या फिर ट्रेडिशनल रैशनैलिटी। तो 19th सेंचुरी के टाइम पे कौन सी जो है शक्तियाँ एक तरीके से कार्यरत थी, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस? तो उसमें से क्या होगा? वैल्यू रेशनल, इवोल्यूशनरी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म या फिर ट्रेडिशनल रैशनैलिटी। हिंदी में कहें तो इसमें कहेंगे कि एक तरीके से तार्किकता वाली चीज़ें होंगी या फिर उद्विकासीय होगा या फिर मानवीय होगा या फिर जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो थी।
तो 19th सेंचुरी में पूछ रहा है, तो उस समय पर क्या था, वैल्यू रैशनैलिटी आ गई थी, थोड़ा सा तार्किकता वाली चीज़ें धीरे धीरे पर्सन के अंदर आनी शुरू हो गई थी, तो वैल्यू रैशनल जो पावर है वो उस टाइम पे आ गई थी। तो ए राइट होगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।